तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने से पहले आपको ये कुछ टर्म हैं जो आने चाहिए, जैसे कि बहुपद क्या है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्या है, अच्छा पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, एक होता है वैल्यू चर जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, क्या कहते हैं, वेरिएबल। और एक वैल्यू होता है कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट। देखिए, तो हम पहले समझते हैं चर क्या है और फिर समझते हैं अचर क्या है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके जेब में कितने रुपए हैं, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं मेरे जेब में x रुपये है, मेरे जेब में y रुपये है, मेरे जेब में कुछ रुपए हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा वैल्यू आप बता रहे हैं जो फिक्स नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो मान होते हैं वो उन्हें हम चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें आपके पास कितने रुपए हैं, आप कहते हैं मेरे पास 1 रुपये हैं, मेरे पास 2 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये बदलने वाली नहीं है। और जो वैल्यू बदले ना, फिक्स हो, उसे हम कहते हैं अचर, ठीक है। तो एक ऐसा समीकरण जो चर और अचर दोनों से मिलके बने, ठीक है ना, और उसमें कई टर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो चर और अचर के संयोग से बनी हुई जो समीकरण है उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, बहुपद। और उसमें जितने टर्म होंगे उतने पद का बहुपद होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ आप देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं 2x 4x 9y, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसे, ये सभी क्या हैं, एक पद के बहुपद हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन अगर इसमें टर्म ज़्यादा हम कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे 2x + 3y और बराबर 0, ये क्या है, द्विपद है, द्विपद बहुपद है। यहाँ पर दो पद हैं, ठीक है ना, दो चर वैल्यू दिया हुआ है x और y, और ये जो 2 है और ये 3 है, ये क्या है, ये अचर वैल्यू है, ठीक है। तो अब जरा हम एक्सरसाइज में चलते हैं। जैसे कि हमें जो चलाना है वो है कि रैखिक समीकरण, ठीक है ना। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। मतलब समझिए, इस समीकरण में दो चर हो गए। जैसे यहाँ पर एक चर x है और एक चर y है। एक चर क्या है, x है, एक चर y है। तो दो चर वाला होगा समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में अधिकतम घात 1 हो। जैसे देखिए, यहाँ 2x + 4y = 0। इसका मतलब यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, ठीक है ना। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं ax + by + c = 0। तो इस फॉर्मेट में जो हमारा समीकरण होगा उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो a है और b है, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और जो x है और y है, देखिए यहाँ c भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हमारा x y है, ये क्या है, इक्वेशन में वेरिएबल है। और इनकी मदद से बना है लीनियर इक्वेशन। क्या बना है, लीनियर इक्वेशन बना है। ये कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं x के घात कोई घात नहीं है, y के घात कोई घात नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई घात नहीं होता है तो एक घात होता है, ठीक है ना, एक घात होता है। तो इस कंडीशन में, तो जिस समीकरण में जो चर वैल्यू है उस पर अधिकतम घात 1 है, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, तो एक्सरसाइज हल करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रकाशन का किताब का सवाल लगा सकते हैं। लेकिन तत्काल में अभी हम क्लास 9 का DK अग्रवाल वाला किताब लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक्सरसाइज में चलते हैं। तो देखिए, हम आपको सवाल दिखाना चाहेंगे एक बार। तो प्रश्नावली 4A में हम आते हैं और इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत दिया हुआ है कि मान लीजिए मेज की कीमत x रुपये है और कुर्सी की कीमत y रुपये है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज का कीमत जो है एक कुर्सी की कीमत से क्या है, दोगुना है। तो हम लिखेंगे माना मेज का कीमत, ठीक है ना। इस कंडीशन में लिखेंगे माना मेज का कीमत, हम मान लेते हैं x रुपये का मेज है, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे हम माना कुर्सी का कीमत, माना कुर्सी का कीमत। तो जब कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेंगे कि क्या है, y रुपया है। और अब सवाल की कंडीशन पे जाते हैं। सवाल में कंडीशन ये दिया है कि जो मेज है उसकी जो कीमत है कुर्सी की कीमत से दोगुना है, ठीक है ना। यानी दो कुर्सी, ठीक है, क्या है, दो कुर्सी बराबर होगा किसके, एक मेज के, ठीक है ना।
यानी जो 2 कुर्सी का दाम है वो 1 मेज के बराबर है, तो हम कुर्सी का कीमत कितना माने हैं, वाई रुपया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना वाई इज इक्वल टू, एक मेज ले रहे हैं, एक मेज का दाम कितना है एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स और 2 वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस का होगा 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये समीकरण बनेगा ना वो यही बनेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, चूँकि सवाल में यही कहा है ना कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो चर वैल्यू है, आपको हम अभी बताए हैं कि चर किसे कहते हैं, चर वो वैल्यू होता है जिसका मान फिक्स ना हो। तो यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों क्या हैं, फिक्स नहीं हैं, तो 2 चर हैं। अच्छा, चर की जो अधिकतम घात है कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है। तो अगर 1 घात होता है तो वैल्यू क्या होता है, रैखिक समीकरण कहलाता है या लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल क्या है, सही है। और इस प्रकार ये पहला सवाल का यही आपका क्या है, आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हम देखते हैं लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए अक्ष बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार दिया हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम दिए गए फार्मूला जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर रखेंगे तो ये हमारा सी अंदर आना चाहिए, तो सी की वैल्यू हमारी क्या है, ये है। तो लिखेंगे हम यहाँ 2x प्लस 3y और ये प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 9.35 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए जब हम इस समीकरण से इसका तुलना कर रहे हैं तो x से मिल गया, y से मिल गया, c के जगह पर ये वैल्यू दिया हुआ है। तो x के पहले यहाँ a है, तो इसका मतलब x के पहले जो वैल्यू वो क्या है, 2 है, तो यानी वो वैल्यू क्या होगी, a का मान होगी। यहाँ y के पहले b है और y के पहले 3 है, तो यानी b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, c की वैल्यू जो हमें वो दिख रही है माइनस का 9.35 पे बार है, ठीक। तो इस हिसाब से ये जो हमारा वैल्यू है a और b और ये c का क्या है, वैल्यू निकल गया है। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, यही पूछा भी है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल हमारा दूसरा का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सवाल, ठीक है। तो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इस सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम, तो मिल जाएगा मुझे 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे मिल जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ इजीली बता सकते हैं a बराबर 5, ये कैसे पता चला, क्योंकि x से पहले a है, b बराबर माइनस का 1, ठीक, और यहाँ c बराबर मुझे मिल जाएगा माइनस का 50। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। तो a और b और c का हमने क्या किया, मान निकाल लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का और तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसी फॉर्मेट में रखेंगे, लिखेंगे माइनस का 2x और प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ मान निकालेंगे, तुलना करेंगे किससे, इस फार्मूले से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे। तो a का मान हमें मिल जाएगा माइनस का 2 और b का मान हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा, और c का मान हमें मिल जाएगा माइनस का 6, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो देखिए y को हम इधर लेते हैं, x इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 3y इज इक्वल टू बचेगा 0 हमारे पास। तो हम तुलना करेंगे इसी फार्मूले से। तो यहाँ a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1 और b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा माइनस का 3 और c का वैल्यू यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया है तो हम 0 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरे का 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। तो दूसरे का 5वां नंबर दिया है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, और यहाँ जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में, प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो a का आया है 2 और b का आया है 5, और यहाँ जब c की वैल्यू नहीं दिया है तो फिर मान लेंगे क्या, 0। और इस प्रकार से ये 5वां नंबर भी सवाल आपका क्या हो गया है, हल हो गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो अभी आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो उतारिए और मैं आगे और बता रहा हूँ आपको, ठीक। दूसरे का 5वें तक हम हल कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरे का 6वां नंबर सवाल। और दूसरे का 6वां नंबर हमारा सवाल ये है कि क्या है, लिखा हुआ है 3x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए का मान हमारे पास 3 है, वाई का मान देखिए कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे 0, और यहाँ पर सी का मान दिया है मेरे पास 2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। और अब हम देखते हैं दूसरे का 7 नंबर सवाल। दूसरे का 7 नंबर सवाल है वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हम लिखेंगे, यहाँ वाई का मान दिया है यानी ए का मान कुछ नहीं दिया है ना, एक्स है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0, ठीक, बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे सी इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा दूसरे का जो अगला सवाल होगा ये 8, ठीक है ना, दूसरे का 8 नंबर सवाल, इसको हम देखते हैं। लिखा है 5 इज इक्वल टू 2x, तो जहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसका तुलना कर देंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, और यहाँ b इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, और c का मान हमारे पास माइनस का 5 है, लिखेंगे c का मान माइनस का 5, और ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो y बराबर 3x प्लस 5 का कह रहा है कि ये कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हल होगा, ठीक है ना, और क्यों होगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के मान के लिए, ठीक है ना, y का उसके संगत मान होता है। संगत मान का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ x का मान कुछ भी रखें जैसे 0 1 2 3 4, तो y का कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई हल आएगा इसका, ठीक है ना, इस हिसाब से इसका कोई अद्वितीय हल होगा नहीं, कोई विशेष हल नहीं होगा। और तीसरे का दूसरा दे रहा है केवल 2 हल हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है 2 हल हो, यहाँ पर हम जितने मान रखते जाएंगे उतने इसके वैल्यू आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने मान रख रहे हैं उतने वैल्यू आ रहे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि तीसरे का ये 3 नंबर सवाल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जितना मान हम रखेंगे ना उतने हल आएंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स का मान बदलते जाइए, 0 1 2 3 4 रखिए, वाई का मान ऑटोमेटिक अलग आतेगा, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये अलग मान आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है ना। तो हम पहले इसका हल देखते हैं, फिर इसका, फिर इसका, तो सबके हम 4 हल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर इस तरह का सवाल है हमारे पास, ठीक है ना, तो कुछ करना नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है हमारे पास, और इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे इसका मान निकालना है, ठीक है ना। पूछ रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का इसका 4 हल लिखना है। हर का मतलब यहाँ x और y का वैल्यू इस प्रकार मुझे रखना है कि ये 0 हो जाए, ठीक है ना। जिससे ये 0 हो जाएगा वही इसका क्या होगा, हल होगा। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 मान करके, ठीक है ना। तो हम यहाँ एक वैल्यू बनाएंगे x और यहाँ वैल्यू बनाएंगे y, और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे 4 मान है जिससे इसका मान 0 आता है। तो एक बार हम क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, तो देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। और एक बार 1 रख के देख लेते हैं, एक बार 2 रख के देख लेते हैं, एक बार 4 रख के देख लेते हैं। तो देखिए जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 गुणो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। और y बराबर कितना होगा ये भी मुझे रखना होगा ना, तो y बराबर हम 7 रख लेते हैं। अच्छा y बराबर 7 रख लेते हैं यहाँ, और यहाँ रख लेते हैं हम, मतलब ऐसा मान रखना है कि ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे अपने हो जाएगा ये आपका 5 3, और आपका ये हो जाएगा माइनस का 1 अगर रख दे तो हो जाएगा। जैसे देखिए करके हम दिखा रहे हैं आपको, x का मान 0 रखना है, y का मान कितना है 7, तो y का मान यहाँ रखेंगे हम 7। जैसे देखिए कैसे, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ से वैल्यू रखेंगे, अपने से मानना है कि क्या रखें यहाँ पे कि 0 हो जाए, ठीक है ना। तो x का हम पहले मान 0 रख रहे हैं, तो y का मान क्या होगा 7, तो 2 गुणा x के जगह पर हम 0 रख दिए, जहाँ y है तो y के जगह पर 7 रख दिए, बराबर 7। तो 2 जीरो यहाँ 0, अब प्लस 7 बचा 7 बराबर 7, ये दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पहला इक्वेशन क्या है, सही है, यानी ये हल है। अब दूसरे को चेक करते हैं दूसरा हल है कि नहीं। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे 1 और y बराबर 5। तो x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 5, ठीक है ना। x बराबर 1 और y बराबर 5, और इस कंडीशन में हम चेक करेंगे वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो 2 इकाई 2 और प्लस 5 बराबर 7। देखिए 7 बराबर 7 आ गया, यानी ये क्या है, हल है, ठीक है ना।
अब हम अगले को चेक करते हैं। 1 2 निकल चुका है, तीसरा चेक करते हैं कि 2x + y = 7। ये इस तरह से हमसे 4 इक्वेशन मांगा है, ठीक है ना। तो इस बार हम रखेंगे x का मान 2 और y का मान 3 और बराबर 7। 2 दूना 4 और प्लस 3 बराबर 7। यहाँ भी हमको मिल रहा है 7 बराबर 7, यानी ये भी क्या है, हल है, ठीक है ना। अब हम चौथा कंडीशन चेक करते हैं। 2x + y = 7 और यहाँ भी मान रखेंगे। x का मान हमारे पास है 4 और y का मान हमने रखा है -1 और बराबर 7। चलिए देखते हैं। 4 दूना 8, 8 - 1 बराबर 7, 8 में से जाए 7, 7 बराबर 7 और ये भी हमारा क्या है, हल है। तो इस हिसाब से आपने देखा हर बार कंडीशन हमारा शून्य हो रहा है और इस प्रकार ये हमारा क्या है, चौथे के पहले सवाल का 4 हल है और यही 4 हल मांगा था और ये सभी वैल्यू सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए हमारा ये क्या आंसर सही है। तो पहले का हमारा ये कंडीशन होगा, x बराबर अगर इतना मान रखते जाएंगे और y बराबर इतना, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, 4 हल। और इसी हिसाब से अब हम चलते हैं अगले सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा हल करते हैं, ठीक। चलिए तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा नंबर सवाल। चौथे का दूसरा, तो चौथे का दूसरा दिया हुआ है πx + y = 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार मान रखना होगा कि ये वैल्यू जो है क्या हो, आपस में बराबर हो जाए 9 के, तो हमारा सवाल क्या होगा, सही माना जाएगा। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा पेज को मूव कर लेते हैं और अब सवाल लगाने में क्या है, आसानी होगी। तो अब हम इसको करते हैं। तो मेरे पास अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या रखें और y बराबर क्या रखें, तो अगर हम यहाँ वैल्यू कुछ इस प्रकार रखते जाएं तो हमें मिल जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रख दें और y बराबर लिख दें हम 9 - π, ठीक है ना। और इसमें मान लें 0 और इसमें मान लें 9, ठीक। इसमें मान लें -1 और इसमें मान लें हम 9 + π, ठीक है ना। इसमें मान लें 9 प्लस ये पाई बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ हम मान लेते हैं 9/π + 0, 9/π प्लस और यहाँ 0, तो 9/π/0 यहाँ मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं पहले ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा चौथे के दूसरे का, पहला के लिए होगा ये πx + y = 9। तो x का मान हमने कितना रखा, 1, तो पाई अब प्लस y का मान है 9 - π = 9। तो देखिए पाई से पाई घट गया, यानी खत्म हो गया, 1 पाई में से 1 पाई चला गया, तो बचा 9 = 9। तो ये हमारा इक्वेशन संतुष्ट है। अच्छा सेकेंड टर्म इसका देखते हैं हम। यहाँ मेरा टर्म है πx + y = 9। तो मान रखेंगे x का मान 1 है, y का मान है 9 - π = 9। तो इस कंडीशन में जब हम देखेंगे तो पाई से पाई घट गया, बचा 9 = 9, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अगले को भी हम चेक करते हैं, ज़रा हमारा पेन नहीं दिख रहा है। तीसरा कंडीशन हम चेक करते हैं। तो तीसरा कंडीशन हमको मिल जाएगा πx + y = 9। तो तीसरा कंडीशन में x बराबर 0 हमने लिया है, y बराबर 9 = 9, तो पाई का 0 में गुणा होगा, 0 + 9 = 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 = 9। तो ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि अब हमारा टर्म क्या है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा टर्म अब हम चेक करते हैं अपना। तो जब हम चौथा टर्म अपना चेक कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि मिल जाएगा πx + y = 9। तो यहाँ x का मान हमारा 9/π है, तो पाई का गुणा कर देंगे 9/π प्लस y का मान हम 0 रख रहे हैं बराबर 9। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 9 + 0 = 9 आ जाएगा और यहाँ 9 = 9 आ गया और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल हो जाता है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पहला हल किया है और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा हमने हल किया है और दूसरा के चारों मानों को हम क्रम से क्या किए हैं, हल किए हैं। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर सवाल और इसको चेक करते हैं हल है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे x = 4y, ठीक है ना, x = 4y। तो यहाँ हम हल करते हैं, लिखेंगे x और ये y। तो इसमें भी हम 4 बिंदु बनाएंगे और चेक करेंगे कि किस पे इसका मान क्या है, हल हो रहा है और किस पे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं मान, तो ये निकल जाएगा। अगर हम पहले कंडीशन में x और y का मान 0 0 ले लें तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि 4 और 1 ले लें तो भी हो जाएगा, अभी हम हल करके दिखा रहे हैं। और यदि -4 और 1 ले लें तो भी हल है। और यदि हम 2 ले लें और यहाँ 1/2 ले लें तो भी हमारे पास क्या है, इसका हल है, ठीक है। चलिए हल करके दिखाते हैं। यहाँ इक्वेशन दिया है x = 4y।
तो x इज इक्वल टू 4y, तो x का मान क्या है हमारे पास 0 है तो 0 रख देंगे। 4 का मान y के भी मान हमारे पास 0 है तो 0 बराबर 0, यानी ये दोनों क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस हिसाब से ये हमारा क्या एक समीकरण का हल है। चलिए अब हम दूसरे को चेक करते हैं। लिखा है x इज इक्वल टू 4y, तो x का मान इस बार हमें लिखना है 4 और 4 का y का मान मुझे रखना है 1, तो 4 इज इक्वल टू 4 इकाई 4, यानी दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू जो है क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो कुल मिला के हमें शून्य लाना होता है ना, तो ये हमारा सवाल क्या है, सही है। अच्छा अगले में हम आते हैं, तो ये भी सही कंडीशन सही। अब अगला चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4y, तो x का मान हमें रखना है इस बार माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 का मान मुझे रखना है क्या बोलते हैं, ये हमें रखना है x का मान -4 और इसका मान हमें रखेंगे 1। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 रखना पड़ेगा यहाँ पे, -1 है, ठीक है ना। तो -4 इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। तो ये भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये भी हो गया। अब हम अगला चेक करते हैं। 2 है और 1/2 है, तो x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ हम चेक करेंगे x का वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ 4y का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 दूना 4, 2 बराबर क्या आ गया 2, तो ये भी क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार चौथे का जो तीसरा सवाल का चारों कंडीशन है वो इस प्रकार हल हो रहा है कि वैल्यू समीकरण का क्या है, हल है। तो ये हमारा वैल्यू है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, और इसको हम आपको सवाल एक बार दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यू दिया हुआ है। इन पाँचों वैल्यू को बारी बारी से इसी इक्वेशन में रखना है, और जिस इक्वेशन से वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या है, समीकरण का हल है। नहीं 0 आएगा तो हम कहेंगे हल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो पाँचवा काम लगाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे समीकरण पहले हम लिखेंगे समीकरण x - 2y = 4, और इसका पहला कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है वो ये है 0 और 2, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है 2 और 0, और हमारे पास तीसरा कंडीशन दिया हुआ है 4 और 0। पहले इतना निकाल लेते हैं। तो पहला कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो पहला कंडीशन होगा x - 2y = 4। x ये हमारा x होता है, ठीक है ना, और ये हमारा y, इसको हम कहते हैं भुज, ये होता है कोटि, ठीक है ना। तो x का मान रखेंगे 0 - 2, y का मान है 2 = 4, तो यहाँ आ गया 4 = 4। लेकिन ये वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हल नहीं है। हल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे पहला क्या है, हल नहीं है, ठीक। अच्छा दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। x का मान x - 2y = 4, x का मान है 2 - 2, y का मान है 0 = 4। यहाँ 2 = 4 आ गया, क्या ये हल है, यहाँ भी हम लिखेंगे नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। अच्छा अब हम तीसरा चेक करते हैं। x - 2y = 4, x का मान 4 है -2, y का मान 0 है = 4, तो मुझे मिल रहा है 4 = 4, तो यहाँ हम कहेंगे हाँ हल है, ठीक है ना। यहाँ हल हो जा रहा है तो हम कहेंगे हाँ हल है, नहीं होता तो हम कहते हैं हल नहीं है। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं चौथा कंडीशन, ठीक है। चौथा कंडीशन है √2 और 4√2, और फिर हमारे पास पाँचवा कंडीशन है 1 और 1। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं x - 2y = 4, x के जगह पर हम रखेंगे √2 - 2 × y के जगह पर 4√2 = 4। तो यहाँ पर देखिए √2 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, मिलेगा 1 - 8 = 4, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बराबर नहीं है, ठीक है ना, दोनों बराबर है नहीं, तो हम यहाँ कह देंगे हल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम कह देंगे क्या, हल नहीं है। अच्छा तो यहाँ हल नहीं है तो हम पाँचवा को हल करते हैं। x - 2y = 4, तो इस कंडीशन में हमारे पास देखिए वैल्यू मिल जाएगा। x का मान 1 है, y का मान 1 है, बराबर आ गया 4, और यहाँ लिखेंगे 1 - 2 = 4, माइनस का 1 = 4, यहाँ हम कहेंगे क्या है, नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, ठीक है ना। तो पेज को थोड़ा सा हम अप कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर भी काफ़ी ईजी दिया हुआ है, और हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब x = 2 y = 1 हो, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो, ठीक है ना। तो हम समीकरण पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = k, ठीक है ना। कह रहा है चेक करना है कि x बराबर, ठीक है ना, 2 और y = 1 पर ये हल है कि नहीं, और उसके बाद मुझे बताना है क्या,
के की वैल्यू भी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हल है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। एक्स का मान 2 रखते हैं, 2 गुणा 2 प्लस वाई का मान 1 रखते हैं और के रखते हैं। तो 2 दूना 4 प्लस 3 इकाई 3 बराबर के, और के बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ गया 7। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में के का जो मान आएगा वो 7 आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अब देखिए ये आपका 4A जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगली बार जो लेके आ रहे हैं वो आएगा 4B का, ठीक है ना। और क्रम से एक एक सवाल हल होगा और समझाएंगे भी। अगर आपको कोई सवाल एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा एक बार देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुँच पाए। और क्या नाम है, रह गया क्लास 10 का, तो क्लास 10 का भी जैसे जैसे हमें समय मिलते जाएगा तो आगे बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको पूरा कीजिए और रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है ना।